हेलो डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई भी मस्त कर रहे होंगे। आपका पेपर 10वीं कक्षा का 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से। आज है 2 मार्च और कल आपका जो पहला पेपर होने वाला है वो है हिंदी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप भी सजेस्ट करिए ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखिए, एक तो पहले से हमारी चैनल पर कुछ वीडियोस उपलब्ध हैं जो प्रीवियस ईयर अपलोड हुए थे। वो वीडियोस भी इस साल के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, अदरवाइज 10वीं के लेवल तक जो है हिंदी इंग्लिश इन सब के पैटर्न लगभग एक समान रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी जो जिज्ञासा है वो पूरी कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। आइए, आज के इस वीडियो में भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और कुछ कुछ चीज़ें मैं मार्क करूँगा। उसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। जितनी बातें मैं बताऊंगा हिंदी से रिलेटेड उसको आप बहुत सावधानी से पूरा करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे और उस पर जो है अच्छे से पालन करेंगे उन तमाम बातों का। तो चलिए, यहाँ पर मैं ये मान के चलूँगा कि आपने लगभग लगभग अपना कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपने अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। अब सिर्फ आखिरी मोमेंट पर हमको कुछ मॉडल पेपर से स्टडी करनी है, यानी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको खाली समझना है। एक एक बार आप उनको पढ़ करके अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने पेपर के लिए जा सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है या अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज ए डेमो पर्पस मैं प्रबोध के मॉडल पेपर में से हिंदी के मॉडल पेपर ले रहा हूँ और 4 सेट आपके हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर होते हैं, तो यहाँ पर भी हिंदी के हम 4 सेट आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट मोमेंट पर यहाँ से स्टडी की जाती है, यानी प्रबोध के मॉडल पेपर से या नवबोध का जो आदर्श पेपर आता है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेमो पर्पस के लिए प्रबोध का मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ और ऐसे बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर बातें करेंगे जिनका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, यानी वो जीरो पर खड़े हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके स्टूडेंट्स एटलीस्ट 33 मार्क्स या कम से कम 40 नंबर तो लेकर के आ ही सकते हैं और वो पास हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने हमको कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था कि हमारी स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है हिंदी में भी और हमारा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारे लाइक भी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हम कम से कम 35 से 40 नंबर स्कोर कर सकें हिंदी में और आगे बढ़ जाएं। तो हम ऐसे बच्चों को भी कवर करेंगे और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको भी कवर कर रहे हैं और जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी अपना रिवीजन यहाँ से इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में ब्लूप्रिंट है और ब्लूप्रिंट तो आपको पता होगा। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। हिंदी में टोटल 18 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से समझते चलिएगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 18 होने वाली है यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, साइंस में होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है हिंदी के अंदर। यहाँ पर भी आप देखेंगे पहला प्रश्न जो होता है, पहले प्रश्न के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। ठीक, पहले सेक्शन में वही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। दूसरे में यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमको हिंदी में लिखना चाहिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक, तीसरा जो होता है यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स हो सकता है या जोड़ी बनाओ हो सकता है, तो मैं मैच लिख देता हूँ और ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आती हैं और जैसे बाकी के पेपर आप लिखते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से एमसीक्यू भी यहाँ पर आपको पता है कि ये भी यहाँ पर 5 नंबर का आता है एमसीक्यू। 5 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 नंबर का आपका ट्रू फॉल्स या जोड़ी बनाओ रहता है। समझ आई बात? तो टोटल मिला के यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन 1 से बन जाएगा। ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, तो 15 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया, ये तो मिलना ही है आपने। अब दिक्कत ये होती है कि बहुत से स्टूडेंट ने सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या रिक्त स्थानों की पूर्ति या जोड़ी बनाओ ये सब तो चैप्टर वाइज आना है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं आपके जो प्रबोध की किताबें आती हैं, परीक्षा बोध वगैरह हो गया या परीक्षा सार हो गया, या जो भी आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने पढ़ना है, वो चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्योंकि 15 नंबर ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम ये सब चैप्टर वाइज आना है और आपको प्रबोध में या परीक्षा बोध में, परीक्षा सार में आप देखेंगे हर चैप्टर की शुरुआत में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से तमाम चीज़ें रहती हैं। तो मैं तो अब चैप्टर वाइज यहाँ पर बात नहीं करूंगा, मैं तो ओवर जनरली बात करूंगा, जनरल बात करने वाला हूँ पूरे पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपने ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 15 नंबर के आने हैं, इनको हर हाल में प्रिपेयर करना है। तो हर चैप्टर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जोड़ी बनाओ, आप देख लीजिएगा। वो आप जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कहाँ से नहीं बनाए जाते। तो जहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है, ऐसे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और जोड़ी बनाओ आपने प्रिपेयर करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा पूरा। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हिंदी के अंदर, आप बहुत मुश्किल से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे एमसीक्यूज, पूरे ऑब्जेक्टिव, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स, पूरे जोड़ी बनाओ पढ़ सकते हैं आराम से। 1.5-2 घंटे के अंदर ही आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको समय दे करके अपना 15 नंबर जरूर फिक्स करवा लीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे बाकी आप जितना ब्लूप्रिंट देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, 3 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, 4 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं किसी किसी चैप्टर से। तो चैप्टर देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा किस चैप्टर से 4 नंबर के प्रश्न आने हैं। जैसे यहां से देखिए, ये 3 चैप्टर बनाए हैं पहली इकाई में, ठीक है। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, नर्मदा का उद्गम यानी अमरकंटक, बादल को घिरते देखा है। इन तीनों में से कहीं एक से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं आता, और 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और 1 नंबर का क्वेश्चन जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव में रहता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो 2-2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको देख करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, 15 नंबर आप यहां से सिक्योर करेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यहां लास्ट में देखिए, 2 चीजें आती, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बीच में रहता है, या 16 में रहेगा या 17 में रहेगा। तो आपको यहां से मिलेगा एक अपठित गद्यांश और पत्र लेखन, ठीक है। ये दोनों चीजें रहेंगी अलग अलग, ठीक। और ये दोनों आपको 10 नंबर देंगे, यानी ये 5-5 नंबर के आएंगे, समझ आया। 2 प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में या 17 में। एक जगह आपको गद्यांश दिखेगा, अपठित गद्यांश, जो पूरा पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ करके कुछ क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं 4-5, तो उसके आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ करके ही लिखने होते हैं, ठीक। तो एक ये भी बहुत आसान होता है। तो आप जितने अपठित गद्यांश हैं उसको प्रिपरेशन कर लीजिए उसका। और यहाँ पर जो हम 4 सेट आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर भी जितने भी अपठित गद्यांश आएंगे उनको तो एटलीस्ट पढ़ना ही है, क्योंकि वो कोई कहीं ना कहीं से आपके प्रश्न बैंक से क्वेश्चन उठाए होते हैं या कहीं ना कहीं से वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से 4 गद्यांश तो आपको प्रिपेयर होने वाला है, ठीक। इसके अलावा पत्र लेखन, अलग अलग टाइप के पत्र होते हैं, पत्र लिखना हर बच्चे को आना चाहिए। और नहीं भी बनता है, कोई नया टॉपिक भी आ जाता है तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, वो कम से कम पत्र लिखना 2-4 बार, 2-4 पत्र लिख करके कॉपी में बिना देखे प्रैक्टिस कर लीजिए अपने शब्दों में। कोई जरूरी नहीं कि आप रट्टा मार के लिखें। इसी प्रकार से अपठित गद्यांश 2-4-5 आप पढ़ लीजिए, काफी है। ये 5-5 नंबर आपको दे जाएगा, नहीं 10 नंबर यहाँ से आपका सिक्योर हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 15 नंबर जो है, 15 नंबर जो है, 15 नंबर जो है वो आपको एमसीक्यूज से मिल जाएगा। 10 नंबर जो है वो आपको अपठित गद्यांश और पत्र लेखन से मिल जाएगा, टोटल मिला के। यानी आप क्वेश्चन आंसर छोड़ भी दें तो भी आप पास हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और आखिरी में आता है निबंध, और निबंध आता है पूरा पूरा 8 नंबर का, ठीक। तो आप 8 नंबर और सिक्योर कर सकते हैं निबंध प्रिपेयर करके। अब कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 8-5 हुआ 13, और 2 और 1 3, 33 नंबर तो वैसे ही हो गए, यानी आप पास हो गए जी 33 नंबर में, समझ आई बात। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कभी कभी कुछ कुछ ग्रामर पोर्शन आ जाता है, समास आ गया, विलोम शब्द लिखने के लिए आ गया, संधि आ गया, कभी कभी, हमेशा नहीं। ग्रामर व्याकरण जो है वो हर बार नहीं आता, कभी कभी किसी न किसी सेट में दिखता है। तो अगर ग्रामर आ गया तो ग्रामर पोर्शन भी आपसे बन जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन भी रहते हैं जो ऑन द स्पॉट बना के आंसर लिखे जा सकते हैं, जिनका पार्ट से यानी रटे रटाए आंसर से कोई लेने देना नहीं होता। कुछ ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी ले दे के आप 7 नंबर कहीं से भी खींच तान के ला सकते हैं क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि भाई पूरा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक, 15 तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा चैप्टर वाइज। तो उसका दूसरा विकल्प तो है नहीं, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप यहां से एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन जिन चैप्टर से आने हैं उनको आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे यहां देखिए 4 अंक वाले क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक या 14 तक आपको देखने को मिलेंगे, 4-5 प्रश्न रहते हैं 4 नंबर वाले। तो ये चैप्टर आपको यहां से मिल जाएगा। तो जहां जहां से आपको ये दिख रहा है ना, ये सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है,
5वें यूनिट में 2 चैप्टर है जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 6वें यूनिट में भी ये 3 चैप्टर है जहां से 4 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी 4 नंबर के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिक्स कुछ भी नहीं रहता। अब इसमें 3-3, 4-4 चैप्टर आ रहे हैं एक एक यूनिट के अंदर, तो फिक्स तो होता नहीं, लेकिन फिर भी इन जनरल आप कुछ तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 7 नंबर लेके नहीं आ सकते, यानी 40 नंबर तो आपसे कोई नहीं छीन सकता जी। टोटल आप देखेंगे, तो 40 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें, टोटल की, तो 40 नंबर हिंदी में अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी ला सकता है, और आपने पढ़ा है तो आपका तो वैसे ही 75 में 75 आना है, कोई नहीं छीन सकता आपका। समझ आई बात? तो ये 40 नंबर आपको सिक्योर करना है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करेंगे। तो यहां तक तो आप समझ गए। बाकी चीजें यहाँ कुछ नीचे ब्लूप्रिंट के लिखी रहती हैं, जैसे 10वीं कक्षा में जो है टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बाकी के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। इसमें जो है 30% जो प्रश्न होते हैं वो एकदम सरल रहते हैं, अति सरल जिसको बोलना चाहिए, यानी एक एक दो दो लाइन के आंसर होते हैं। 50% प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े एवरेज रहते हैं, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो 20% प्रश्न होंगे वो थोड़े से कठिन रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, ये कोई भी चीज बन सकता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप अपना पैटर्न देख सकते हैं, ये हम आ गए प्रबोध के मॉडल पेपर में। ठीक, ये किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं उसके निर्देश दिए हुए हैं। जैसे टोटल 18 प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड होते हैं। खंड आ हो गया जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू। खंड बा हो गया जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना रहता है, और खंड सा हो गया जिसमें उचित संबंध यानी जोड़ी बनाना रहता है आपने। ठीक है, इसमें एक एक नंबर आपको मिलता है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, एकदम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलते हैं। इसका उत्तर आपको 30 शब्दों में देना रहता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6, 2 3 4 5, 5 प्रश्न है। 2 3 4 5 6, 5 प्रश्न होते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। इसको खाली 30 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। 30 शब्द का ये मतलब रहेगा कि आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। 2 से 3 लाइन में 30 शब्द जो है वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको 50 शब्दों में कम से कम आंसर लिखना रहता है। तो कम से कम 4 लाइन या 5 लाइन आप आंसर लिखेंगे। 4 लाइन फिर भी आपको लिखना है, 50 शब्द पूरे हो जाएंगे 3-4 लाइन के अंदर। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 से 15 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, और इसमें कम से कम 75 शब्दों में आपको आंसर लिखना रहता है, और ये 4 नंबर आपको देखे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, अपठित गद्यांश आता है जिसको आपको छोड़ना नहीं है, ये 5 नंबर देखे जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 में पत्र लेखन आता है, ये भी 5 नंबर का रहता है। पत्र लेखन कम से कम 150 शब्दों में लिखना है, बढ़िया फैला के आप लिख सकते हैं अपने शब्दों से। ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर देखे जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की संख्या फिक्स नहीं रहती। कभी क्वेश्चन 16 में अपठित गद्यांश दिखेगा, कभी 17 में दिखेगा, और कभी पत्र क्वेश्चन नंबर 17 में दिखेगा, कभी 16 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिक्स रहता है निबंध लेखन के लिए, और इसमें कम से कम 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और ये 8 नंबर आपको देखे जाएगा। अब 250 शब्दों का ये मतलब नहीं है कि आप 10 पन्ने लिखने लग जाएं। ठीक है, थोड़ा शब्दों का ध्यान दीजिए, आराम से फैला के लिखिए, दोनों तरफ बाउंड्री रखिए। ठीक, अब बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हम कौन से कलर का पेन यूज करें, आंसर क्रमांक कैसे लिखें। अब इस वीडियो में मैं बहुत सारी क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जितने मुझे ध्यान में है स्टूडेंट के क्वेश्चंस उनको यहां पर हम कवर कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि हिंदी का पेपर रहता है तो शुरू में रोल नंबर ऐसा लिखना रहता है, ऐसे बॉक्स बने रहते हैं आपके पेपर में। अभी आप पहला पेपर लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ऐसे रोल नंबर के लिए बॉक्स बना रहता है। इसके नीचे भी एक बॉक्स बना रहता है, तो एक बॉक्स में ऊपर वाले में शब्दों नंबरों में लिखना रहता है, अंकों में। जैसे यहाँ आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ अंकों में लिखना रहता है, और यहाँ लिखना रहता है शब्दों में। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि हिंदी का पेपर है तो यहाँ मैं हिंदी से भरूं, जैसे 1 लिखा है तो इसको मैं 1 लिखूं, या अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखना है 2, यानी हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, तो आपकी मर्जी भैया, आप किस में भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस पूरे डब्बे को किससे लिखेंगे, आप इंग्लिश से लिखेंगे। ठीक है, तो जो बातें मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझते चलिए। जैसे यहाँ क्या लिख दिया आपने, ONE1, यहाँ क्या लिख दिया TWO2, यहाँ क्या लिख दिया THREE3, और यहाँ लिख दिया FOUR4, इस तरह से 5, इस प्रकार से 6, इस प्रकार से 7, इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कुछ कुछ नाम लिखना रहता है, जैसे बॉक्स बने रहते हैं, नाम तो अपना नहीं लिखना आपने, ऐसे बहुत सारे बॉक्स बने रहेंगे आपके पेपर में। उसमें आपको लिखना रहेगा सब्जेक्ट,
आज की डेट, ठीक है, सेट प्रश्न सेट लिखना रहता है, ठीक है, तो और माध्यम लिखना रहता है, तो उनको किस में लिखना है, तो आपकी मर्जी, जिसमें लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी हिंदी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी हिंदी लिख सकते हैं विषय के अंदर, समझ आया। तो इंग्लिश और हिंदी किसी में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, समझे। अच्छा, अगली बात जो बताने की है वो ये है कि बच्चे पूछ रहे थे कि आंसर किस तरह से लिखें, उत्तर क्रमांक लिखें। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, ऐसा पेपर रहता है ना, ध्यान से समझिएगा, ये आपका आंसर शीट है, ये आपका आंसर शीट है। तो यहाँ तो शुरू में ऐसे मार्जिन रहती है इस प्रकार से, ये इधर कहीं पेज नंबर वगैरह लिखा रहता है, यहाँ पर इधर दाएं बाएं कहीं भी पेज नंबर आपको दिखेगा, ये पेज नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है, नीचे भी एक छोटी सी मार्जिन रहती है। यहाँ पे पेज नंबर आपको दिखेगा या ऊपर दिखेगा, कहीं एक जगह आपको दिखेगा, या यहाँ पर आपको दिखेगा CGBSC लिखा रहेगा 2025, क्या लिखा रहेगा यहाँ पर, CGBSE 2025, ये यहाँ भी लिखा मिल सकता है, इधर कोने में भी लिखा मिल सकता है, तो माइंड नहीं करना ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी रहेगा। तो CGBSE 2025 लिखा हुआ आपको ये मिलेगा, और नीचे शायद यहाँ पे पेज नंबर रहता है, ठीक। अब इस प्रकार का आपका पेज रहता है, आप कैसे करें, आंसर कहाँ लिखें, तो आंसर नंबर यहाँ से लिखना है और अपना आंसर लिखना शुरू करना है, या मार्जिन के इधर ना बच्चों को दिक्कत यहाँ पर आती है कि हम अपना आंसर नंबर यहाँ लिखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमको सॉल्व करना है, तो क्या हम आंसर ऐसे लिखें, आंसर नंबर 2, और यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करें ऐसे, या बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम यहाँ पर लिखें, जैसे ऐसे आंसर नंबर 2, इसको ऐसे बॉक्स में पैक किए और इसके नीचे फिर आंसर लिखना शुरू करना है ऐसे, तो कैसे लिखें, तो देखो ज्यादा उचित तरीका ये वाला है, ये यहाँ साइड में मत लिखिए, समझ आई बात, साइड का मार्जिन यूज मत करिए, आप कहां पे लिखिए, सेंटर पे लिखिए, समझ गए, समझ गए। और अलग कलर के पेन से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना, आंसर लिखें कि उत्तर क्रमांक लिखें कि प्रश्न क्रमांक लिखें, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप यहां लिखिए ऐसे, उत्तर क्रमांक, ये लिख दीजिए 02, ऐसे लिखे, उसके बाद इसको ऐसे बॉक्स में एक पैक कर दीजिए, उत्तर क्रमांक हो गया आपका, इसको ब्लैक कलर से आप लिख लीजिए, और अब अपना आंसर यहाँ पर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आंसर रहेगा यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आप चाहें तो एक लाइन ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, या अगर ये लाइन नहीं खींचनी है तो एक दो लाइन छोड़ करके अगला उत्तर क्रमांक यहाँ लिखिए, उत्तर क्रमांक 3, जो भी आपको लिखना है इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक करिए, फिर इसका आंसर लिखिए। नीचे याद रखिए एकदम सटा के नहीं लिखना है, एक आध लाइन आप छोड़ सकते हैं, अगले पेज पर चले जाइए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से लिखना है, जो प्रश्न पहले बनते होंगे पहले आप उसको लिखिए, जो नहीं बनते हैं उसको बात के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा था क्या मैं निबंध से शुरू कर सकता हूँ, पत्र से शुरू कर सकता हूँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हो, खाली ये जो प्रश्न क्रमांक या उत्तर क्रमांक रहता है ये सही से डालना, और आप कोई भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो कहीं से भी, निबंध से शुरू करिए, पत्र से शुरू करिए, गद्यांश से शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए शुरू करें, आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चनों के आंसर हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न पे, देखिए पहला आता है, ये पहला सेट हम ले रहे हैं प्रबोध का, सही विकल्प चुनिए। इसमें जितने प्रश्न आएंगे आपको अच्छे से उनको पढ़ना है, मैं एक एक प्रश्न यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो। आपके पास ये मॉडल पेपर होगा, नहीं होगा तो आप हमारे चैट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या हमारे टेलीग्राम में आ जाइए, मैं वहां पर इसको सेंड कर दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। तो मैं अब यहाँ पे एक एक चीज नहीं बताऊंगा आपको, बस ये है ध्यान दीजिएगा, वीर नारायण सिंह से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे आपके क्वेश्चन आंसर में आए, ठीक है। तो अब मैं एक एक चीजें तो नहीं पढ़ना चाहता, अब आराम से, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका प्रिपरेशन आपने करना है। यहाँ पर जितने रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको एटलीस्ट आपको पढ़ना है, यानी ये वो पेपर है जो आपको पढ़ के जाना है, बोर्ड से मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक। मुझे मेन यहाँ पर बताना है कि आपको कौन सा निबंध प्रिपेयर करना है और कौन सा गद्यांश किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से पत्र आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूं 33 से 40 नंबर को, बाकी तो प्रश्न आपको वैसे ही पढ़ने ही हैं, तो कम से कम इसमें जितने प्रश्न हैं वो आपको हर हाल में प्रिपेयर करना है, ठीक। तो मैं अब एक एक प्रश्न यहाँ पढ़ के नहीं बता रहा, आप आराम से इनको पढ़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जितने यहाँ पर आए हैं वो आपको पढ़ना ही है एनी हाउ, इसके अलावा भी आप अपने
प्रबोध वगैरह से पढ़ सकते हैं, परीक्षा बोध वगैरह से, परीक्षा सार वगैरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, घीसा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़िए, क्योंकि घीसा से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन रहता है। और वैसे भी देखो ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन को उठाया गया है जो बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले निकाला था। तो इन ऐसे प्रश्नों को तो भाई नहीं छोड़ना है। जितने जितने भी आपको छत्तीसगढ़ प्रश्न बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे आप उसको नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये आप पढ़ लीजिए। अब हम नीचे चलते हैं इसमें, समझ गए ना मेरी बात। जितने भी आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से क्वेश्चन दिखेंगे उसको नहीं छोड़ना है। जैसे ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। ये पिछले कई बार भी पूछा जा चुका है, समझ आई बात। तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नई कविता की क्या विशेषता है वो बताइए। तो ये आप अपने शब्दों से भी आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रट्टा मार के आपको जाना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आप अपने शब्दों में भी आंसर बना सकते हैं, और बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रश्न ही आता है खाली अलग अलग चैप्टरों से। तो उसका तो विकल्प नहीं भाई, क्वेश्चन आंसर आएगा तो वो आपको पढ़ के ही लिखना पड़ेगा। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ऑन द स्पॉट आंसर बनाए जा सकते हैं, जनरल क्वेश्चन रहते हैं, तो आप अपने शब्दों में भी आंसर बना सकते हैं। जैसे ये नई कविता की क्या विशेषता होनी चाहिए बताइए, तो ये आप अपने शब्दों में भी आंसर बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो प्रश्न उत्तर है वो तो भाई परफेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बादल को घिरते देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, इनको जरूर प्रिपेयर करिए। और वैसे भी ये प्रश्न बैंक से उठाया गया है, समझ गए। और जनरल क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जैसे विवाह पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है, और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं। अब ये जनरल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप ऑन द स्पॉट इसको आंसर बना के लिख सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन हैं। समझ रहे हैं आप। तो इसी प्रकार के जनरल क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो एटलीस्ट 7 नंबर तो आपका आ जाएगा। तो 33 और 7 आपका वैसे ही 40 नंबर प्रिपेयर हो जाएगा। तो जनरल क्वेश्चन रहता ही है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। अब जैसे यहां देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, भूखन ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी। अब जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं इस चैप्टर को, तब तक आप इसका आंसर नहीं बना सकते, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये परफेक्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसको बिना पढ़े आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कम से कम हम जो मॉडल पेपर आपको अभी दिखा रहे हैं, इसको एक बार भी अगर आप पढ़ लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं कल तक के लिए, तो भी आपका काम यहां से चल जाएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है, विवाह पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है और विवाह के पश्चात ससुराल के प्रति उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, ये तो आप इन जनरल लिख सकते हैं, बगैर पढ़े भी इसका आंसर बना सकते हैं। एक बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही फ्रेम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी जनरल क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बैंक से उठाया गया है। देखिए 4 नंबर का सवाल है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति यानी आइडल आदमी जो है कि जीवन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए, बुक के आंसर की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी ये जनरल सवाल होते हैं जो ऑन द स्पॉट आप कुछ भी लिखते हैं आपको आंसर के नंबर मिलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था वीर नारायण सिंह से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उनको आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो। और वैसे भी ये प्रश्न बैंक से पूछा गया है, तो इनके क्वेश्चनों को जरूर पढ़िए। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब हम क्वेश्चन आंसर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है, तो भाई इसका कोई विकल्प नहीं है। जनरल क्वेश्चंस आप अपने से बना सकते हैं, यानी आप यहां से कम 10-20 नंबर निकाल सकते हैं जनरल क्वेश्चनों से खाली। ठीक, अब कुछ कुछ व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है हल्का फुल्का कभी कभार, वो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में डाल दिया है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। शब्द शक्ति के प्रकार को समझाना है आपने। ठीक, तो ये आप पढ़ के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिए, आराम से इनको फ्रेम करिए, आप आराम से बनाइए। ठीक, अब हम आते हैं, ये शब्द शक्ति वाला जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अभिधा शब्द शक्ति हो गया, लक्षणा शब्द शक्ति हो गया, व्यंजना शब्द शक्ति हो गया, इनके उदाहरण दे दे के आपको समझाने हैं। आराम से इनको पढ़ के आप प्रिपेयर करिए। अब हम आते हैं पत्र लेखन की तरफ, जो हमको 5 नंबर दे के जाने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र देखिए, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रचार को एक पत्र लिखना है, यानी फीस माफ करवाने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। अब आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखना रहता है, ये प्रति, यानी ये फॉर्मेट पहचानिए, ये फॉर्मेट आपको नहीं छोड़ना है यहां तक। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रति प्रचार, प्रचार मतलब होता है प्रिंसिपल। आप जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का भी नाम आप लिख सकते हैं, या अपने से भी किसी भी स्कूल का नाम बना के आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना है भैया ना, इंग्लिश में नहीं लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखिए, यहाँ पर स्कूल का पता लिखिए, किस विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो ये शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन बस लिखा है। आप चाहें तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं, यानी आपको शब्दों की कोई प्रतिबद्धता नहीं रहती, आप अपने शब्दों में फ्रेम करके भी आंसर को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका प्रिंसिपल मेल है तो महोदय लिखिए, अगर आपके यहाँ प्रिंसिपल महोदया है,
यानी फीमेल है तो महोदया आप लिख लिए। इसके बाद आप अपने शब्दों में देखिए, लिखिए आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप बताइए मेरे घर में ये समस्या है, शादी है तो ब्याह है तो पिताजी कर्जे में लग गए हैं, पिताजी किसान हैं, नुकसान हो गया। यानी बहुत सारे बहाने होते हैं आंसर फ्रेम करने के। तो कोई भी एक बहाना लिखना है और बोलना है लास्ट में कि भैया हम अभी फीस नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमारी फीस को जो है वो शुल्क जो है उसको उससे हमको मुक्त किया जाए, हमको छूट दी जाए फीस के लिए। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ करके आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। कोई एक टेक्निक नहीं होती भाई आंसर लिखने के लिए, आप अपने शब्दों का उपयोग करके सैकड़ों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको हर हाल में आप प्रिपेयर करिए। यानी आपने खाली फॉर्मेट समझना है, लिखना तो आपको है, राइटर तो आप बनने वाले हैं। और लास्ट में धन्यवाद लिखना नहीं भूलना। और यहाँ आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिखना है और दिनांक और कक्षा, ये सारी चीजें, यानी फॉर्मेट आप पहचानिए। और देखिए कैसे फ्रेम किया जा रहा है। कभी भी कोशिश करना एक पैराग्राफ में इसको नहीं समेटना है, आराम से छोटे छोटे 2-3 पैराग्राफ बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ एक पैराग्राफ बनाया, ठीक, बात अभी पूरी नहीं हुई। फिर यहाँ दूसरा पैराग्राफ बनाया, अभी भी बात पूरी नहीं हुई। फिर यहाँ तीसरा पैराग्राफ बनाया। अब ये पैराग्राफ बनाने के भी अपने अपने फंडे होते हैं। जैसे यहाँ पहले तो स्टूडेंट अपना परिचय देता है पहले पैराग्राफ में, वो बताएगा कि देखना, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं सेक्शन आ का एक निर्धन छात्र हूँ, गरीब छात्र हूँ। बढ़िया लाइन है ना, ठीक। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से छोटे भाई की अस्वस्थता ने हमें और अति संकट में डाल दिया। यानी छोटा भाई बीमार रहता है। ये कठिन कठिन शब्द भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सरल शब्दों का उपयोग करिए। मेरा छोटा भाई बीमार रहता है, इसकी वजह से घर की जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन। समझ आई बात। ये पहला जो पैराग्राफ हो गया, ये परिचय हो गया स्टूडेंट का। दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, देखो अपनी परेशानी बताएगा। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे पिताजी मेरी शाला शुल्क अदा करने में असमर्थ हैं। मैंने कक्षा 9वीं की परीक्षा 78% अंकों से उत्तीर्ण की है। आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी सेकंड पैराग्राफ में अपनी क्वालिटी बतानी है आपको, अपनी परेशानी और अपनी क्वालिटी। अब तीसरे पैराग्राफ में हाथ पांव जोड़ना है प्रचार से, ठीक। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर मुझे अनुग्रहित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने व्यवहार, अध्ययन एवं अनुशासन के संबंध में आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। धन्यवाद। समझ आया। तो तीसरे शब्दों में आपको हाथ पांव जोड़ना है और मनाना है, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा ये भी आपको प्रिपेयर करना है, देखना ये भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा अवधि यानी जब पेपर चलता है उस समय ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपके इलाके में जो एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उनको आपको पत्र लिखना है। तो सेम चीज है यहाँ पर, देखिए सेवा में जिलाधीश, जिस जगह के लिए आप लिख रहे हैं उसका लोकेशन लिखिए। विषय क्या लिखना है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। और माननीय महोदय या महोदया जो भी हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसको एक पैराग्राफ में आपको समेटना है। यहाँ पर आप जैसे अभी शुल्क माफी के लिए लिख रहे थे, उसमें 3-4 पैराग्राफ आपने बनाए थे, यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना, आपको एक पैराग्राफ में समेटना है, ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ। तो आप अपनी समस्या बताइए कि मैं भैया पढ़ता हूँ, मेरे पड़ोस में लाउड स्पीकर बजता है, पढ़ाई में बहुत समस्या होती है, पेपर चल रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र मन से हम पढ़ाई नहीं कर पाते, दिन भर लाउड स्पीकर बजता है, इसलिए उसकी ध्वनि को थोड़ा या तो स्लो करवाया जाए या तो बंद करवाया जाए। तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ये आपने प्रिपेयर करना है, ठीक। इसी प्रकार से देखिए लास्ट में धन्यवाद लिख के इधर दिनांक लिखिए और इधर भवदी लिखना है ना, आपका आज्ञाकारी छात्र नहीं लिख देना। यानी अलग अलग माहौल में अलग अलग चीजें, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, समझ गए। तो अपना नाम और अपनी कॉलोनी, यहाँ पर जैसे भवदी लिखा गया, फिर अपना नाम स्टूडेंट ने लिखा, फिर अपनी कॉलोनी का नाम लिखा। आप चाहे तो नीचे पता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अपठित गद्यांश। अब ये गद्यांश ऐसे बड़े बड़े आते हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा ना। देखिए पूरा पैराग्राफ रहेगा, ये पूरा पैराग्राफ देखिए, पूरी कहानी जैसे ये पूरा आपके सामने पैराग्राफ रखा जाएगा, ठीक। 5 नंबर का है तो इसमें 4-5 प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये पूरी कहानी आपको आराम से पढ़ना है, भरपूर समय दीजिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहता। इसी में से 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न रहते हैं, देखो यहाँ से पहला प्रश्न, ये सबसे फेवरेट है कि जो गद्यांश ऊपर दिया गया है उसका टाइटल लिखना है, शीर्षक। तो आप टाइटल 2-3 कम से कम यहाँ पर लिख दीजिए, एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पर व्यंग लिखा गया है, दशा और दिशा लिखा गया है, तो आप कोई भी एक सुटेबल टाइटल यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे परसाई ने कौन सी हिम्मत दिखाई, तो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं इसको पढ़ के नहीं समझाना चाहता, ठीक। तो गद्यांश का भाई नंबर तो नहीं कटता है मेरे ख्याल से, ये आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अथवा में भी क्वेश्चन आ गया। प्रश्न 3 देखिए, ये सब यहीं से पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 5 नंबर मिलता है, ठीक। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। इसके बाद निबंध पर हम आते हैं, निबंध पर चर्चा करेंगे, ठीक। किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहता है 250 शब्दों में, लास्ट क्वेश्चन रहता है।
तो जीवन में खेलों का महत्व, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल, समय का सदुपयोग, विज्ञान के चमत्कार। अब आप कहोगे सब पढ़ें क्या, तो आंसर नहीं है, सब आपको नहीं प्रिपेयर करना है, कुछ कुछ प्रिपेयर करिए और हो सके तो पूरा एक बार कम से कम पढ़ के जाइए, क्योंकि परीक्षा में कुछ रटा रटाया याद नहीं आता है, आपको अपने शब्दों में लिखना रहता है। तो चीजें जब दिमाग में बनी रहती है तो आप आंसर फ्रेम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये जीवन में खेलों का महत्व, ये पढ़ लीजिए। विज्ञान के चमत्कार तो ऑल टाइम सदाबहार है, हर समय फेवरेट ही रहता है, ये आता ही है। और छत्तीसगढ़ के रिलेटेड भी यहाँ से पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ की उन्नति जो हो रही है बढ़ते क्रम में अग्रसर पथ की ओर, तो छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल भी आप वहां पर फ्रेम कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। समय का सदुपयोग, तो ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व यहां से प्रिपेयर कर लीजिए, विज्ञान के चमत्कार प्रिपेयर कर लीजिए, दो चीजें। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड चीजों को भी आपने इस बार पढ़ना है, ये भी आने की इसकी संभावना है, ठीक। अब किस तरह से निबंध लिखना है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो मैं एक छोटी सी चीज यहां पर बताता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे एक एक बार आप इनको पढ़िए, एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर पढ़िए, फिर समझने की कोशिश करिए। आपको क्या करना है, बढ़िया, ये जीवन में खेलों का महत्व सेंटर में लिखेंगे, आप ऐसे पेपर के सेंटर में लिखेंगे जीवन में खेलों का महत्व। उसके बाद अब आपको आंसर लिखना है। तो इसमें गलती ये करते हैं बच्चे के बाद धड़ाधड़ लिखते चले जाते हैं और इसमें आपके नंबर कटते हैं। निबंध जब भी लिखना है टाइटल के साथ लिखना है, जैसे ये लिख दिया पहला प्रस्तावना, तो आप यहां पर एक नंबर बनाइए, अब यहां पर लिखिए प्रस्तावना, ठीक। फिर यहां नीचे अंडरलाइन करिए, ऐसे कॉलम लगाइए, अब यहां से लिखना शुरू करिए, इसको लिखना है ब्लैक पेन से, हेडिंग बनाइए ब्लैक पेन से, और लिखने का काम किसे करिए, ब्लू पेन से। तो इस प्रकार से फिर आप प्रस्तावना में इसको बांधिए, मस्त लिखिए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, जितना लिखना है। उसके बाद फिर आइए नंबर 2 पर, जैसे यहां पर लिखा है खेल प्रतियोगिता हेतु, तो आप भी यहां पर बना लीजिए, इस प्रकार से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको फिर लिखिए। यानी पॉइंट वाइज अगर आप बना करके लिखेंगे, सुटेबल हेडिंग बना बना के लिखेंगे, दिखने में जितना सुंदर रहेगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। अदरवाइज आप कुछ भी लिख देंगे रैंडमली तो आपको 8 में 8 नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा नंबर, समझ आई बात। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूरा पूरा रटना नहीं है तो कम से कम जो निबंध हम यहां पर बता रहे हैं उनके ये जो छोटे छोटे टाइटल होते हैं इनको रट के जाइएगा, क्योंकि टाइटल के अंदर क्या लिखना है वो आप राइटर होंगे, यही रट्टा मार के नहीं लिखना है, लेकिन टाइटल दिखना चाहिए। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके सामने पूरा पढ़ने का समय नहीं रहता, वो देखता है लिखा है बच्चा, अच्छा लिखा है, नंबर देगा वो, लेकिन टाइटल तो वो जरूर पढ़ता है भाई। अंदर लिखा हुआ कंटेंट आपका नहीं पढ़ेगा, लेकिन यहां लिखा हुआ टाइटल वो जरूर पढ़ेगा। तो ये टाइटल आप अच्छे से रट के जाइए, इसको लिखिए, अंदर तो जो लिखना है वो लिखिए, लेकिन टाइटल आपके सुंदर दिखने चाहिए, बढ़िया ब्लैक कलर से बना करके लिखिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए कितना सुंदर टाइटल इन्होंने बनाया है, इस प्रकार से आप भी टाइटल बना बना के अपने आंसर को फ्रेम करिए, यही तो सुंदरता होती है जी, ठीक। तो यहां से मैंने बता दिया, अब ज्यादा इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा, या पीडीएफ नहीं होगा तो बुक भी होगा, हमारे टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वहां से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए। विज्ञान से रिलेटेड जितनी चीजें आएंगी वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक सेट हुआ, अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ, ठीक। यहां पर हम आते हैं, ये दूसरा सेट है हमारा मॉडल पेपर का। तो यहां पर भी अब हम सारी चीजें एक एक करके कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मेरा सिर्फ कहना यह रहेगा कि मॉडल पेपर के अंदर जितने आपको एमसीक्यूज वगैरह दिख रहे हैं, जितने भी एमसीक्यूज वगैरह दिख रहे हैं वो पढ़ लीजिए, जितने भी जोड़ी बनाओ दिख रहे हैं वो पढ़ लीजिए, जितने भी आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं वो पढ़, यानी इनको तो पढ़ना ही है, हर हर हाल में पढ़ना है। फिर जनरल जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको देने हैं, और जो प्रश्न आपको दिखेंगे कि प्रश्न बैंक से उठाए गए हैं इस साल वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया था प्रश्न बैंक को लगभग हर स्कूलों में पढ़ाने के लिए और बच्चों तक पहुंचाने के लिए, इसलिए प्रश्न वहां से आने की संभावना है। तो आपको जितने आपको यहाँ पर प्रश्न बैंक से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए दिख रहे हैं उनको नहीं छोड़ना है, एक एक बार पढ़ के जाना आपने, समझ आई बात, ठीक है। अब ये आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। हाँ, यहां पर ये कुछ रचनाएं हैं, इस साल इसको भी फ्रेम करिए, अच्छे से पढ़िए। ये रचनाएं, रचनाकार और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इनको एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैं एक एक पढ़ के नहीं बता रहा, लेकिन आपने पढ़ना है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक से ये पद्यांश उठाया गया है, इस पद्यांश को भी प्रिपेयर करिए अच्छे से, यानी इसका संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और व्याख्या करना रहता है, तीनों, ठीक है। समझ आया। भावार्थ लिखने के लिए बोलेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो नहीं लिखा रहता आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर उसका व्याख्या करना है, लेकिन आपको समझना है कि अगर ये 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको डिटेल के साथ इसको समझाना है, ठीक। तो ये भी पढ़िए, ठीक। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक।
प्रश्न बैंक वाले जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पढ़ लीजिए। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 15 में समास आ गया, तो व्याकरण कभी आता है कभी नहीं आता, यहां पर पूछा गया है व्याकरण। तो यथाशक्ति, दशानन, माता पिता, चौमासा, इसी से रिलेटेड इक्का दुक्का और आप व्याकरण प्रिपेयर कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा समास, क्योंकि जब ये आता है तो फिर बनता नहीं है, समझ गए। पढ़िए इसी प्रकार से ये देखिए, एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये जनरल क्वेश्चंस हैं, यानी इनका रटे रटाए आंसरों से कोई लेने देना नहीं है, आप अपने शब्दों में ऑन द स्पॉट आंसर बना के लिख सकते हैं, फिर भी एक एक बार आप पढ़ के जरूर जाइए। इसी प्रकार से जितने प्रश्न बैंक वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए मुहावरा भी आ गया क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, तो मुहावरा भी पढ़िए। कंधे डालना यानी पराजित हो जाना, दिमाग चकराना, कुछ समझ में ना आना, चक्कर आना, ठीक है। तो ये इनका वाक्यों में प्रयोग, इनका मीनिंग अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। लकीर पीटना, पसीना बहाना, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, ये आपने पढ़ना है। इसी प्रकार से पत्र देखिए 5 नंबर के लिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है। हमारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव हैं उनको लेटर लिखना है कि हमारी मार्कशीट गुम हो गई है, चोरी हो गई है, ट्रेन में सफर कर रहे थे, थैला चोरी हो गया, कोई भी बहाना आप लिख सकते हैं, लिखना आपने रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप विषय लिखिए और अपना यहाँ पे परेशानी बताइए, जो फीस है वो लिखिए, यानी एक बार इसको पढ़ लेना भाई अच्छे से ना, और अपना जो इन्फॉर्मेशन रहता है अपने रिगार्डिंग आइडेंटिटी बतानी रहती है वो यहाँ नीचे लिखना है। पूरा आपको अपना रोल नंबर, सारी चीजें एक बार आप इसको पढ़ लेना, बिल्कुल इसी तरह से आपको फ्रेम करके अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। अपना पता, ये सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी हो तो अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी सेलेक्टेड पत्र हैं, पूछे जाते हैं, इस पे जितने हैं वो तो एटलीस्ट आपने पढ़ने हैं, इनको पढ़ लीजिए। अच्छी किताबें पढ़ने के लिए छोटे भाई को प्रेरणा वाली लेटर लिखनी है आपको, अच्छी किताबें पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है। वैसे आप तो किताबें पढ़ते नहीं होंगे तो दूसरों को क्या सलाह देंगे, ठीक है। ये पद्यांश देखिए, अपठित गद्यांश है, ये पढ़ लीजिए। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ इस बार विलोम शब्द पूछ लिया, ये भी ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, तो ये भी अच्छे से पढ़िए। कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आते हैं अपठित गद्यांश के ऊपर, तो 5 नंबर ये आपको देखे जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर निबंध के ऊपर। निबंध क्या पढ़ना है, तो पहला निबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, संचार क्रांति और भारत, वही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको बढ़िया सुंदर सुंदर टाइटल, इनको तो रट के जाना है भाई, अंदर तो जो मर्जी वो लिख लो आप। जैसे ये देखो इंटरनेट, ये देखो सामूहिक संचार साधन, लाभ या हानि, ठीक है, संचार क्रांति की हानि है, ठीक। तो इस तरह से टाइटल भाई नहीं छोड़ना है, इनको पढ़ लीजिए। पहला तो ये हो गया। साहित्य और समाज तो बहुत कम है। महंगाई की समस्या, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा महिला सशक्तिकरण, यानी ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना ही है। तो मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने प्रश्न हैं इन पीडीएफ में प्यारे बच्चों, उनको नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना ही है। तीसरे सेट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है मॉडल पेपर का तीसरा सेट। मैं भी सिर्फ अब एक बार आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब सारी चीजें लगभग हो चुकी। प्रश्न बैंक में जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं उनको पढ़ना है। जनरल क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे, ठीक है, तो हर हाल में इनको पढ़ना है। जैसे मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होगा, पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये बिना पढ़े आप आंसर तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये अब फिक्स पैटर्न पर क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न बैंक वाले जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एकदम आपसे निवेदन है भाई, इनको नहीं छोड़ना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं पढ़ के जाना है, ठीक है। वीर नारायण सिंह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने प्रश्न आपको वीर नारायण सिंह से रिलेटेड मिल रहे हैं उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो 40 नंबर तो भाई कहीं नहीं जाना चाहिए। पेपर दे के आना, तो मुझे जरूर मैसेज करना, वीडियो के नीचे कहीं पर भी कमेंट कर देना, इंस्टा पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह हम आपके मैसेज रिसीव कर लेते हैं, कहीं से भी हो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न बैंक के अंदर है, विवाह में कन्या के दान की परंपरा चली आ रही है, क्या वास्तव में कन्यादान भी वस्तु होती है? कक्षा में चर्चा कर प्राप्त विचार को लिखिए। अब इसका भी देखो कोई लेना देना नहीं है आंसर से, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और वैसे भी प्रश्न बैंक में डाला गया है, ठीक है। तो जरूर प्रिपेयर करिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पैटर्न पर बता रहा हूँ, वो पढ़ के जाइए। एक बार पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर लिखने के लिए, ऐसा कोई पेपर नहीं जो आपको फेल करवा दे, ठीक। यहाँ देखिए एक पत्र आ गया, ये अपठित गद्यांश तो आप वैसे ही प्रिपेयर कर लेंगे, इसमें 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो ये भाई पढ़ के आंसर देना रहता है, ये तो ऑन द स्पॉट आप पढ़ के आंसर बना सकते हैं, ठीक। तो मैं कैसे आंसर बनाना ये तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप साल भर तो पढ़े ही होंगे। यहाँ देखिए, अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देने हेतु अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पत्र है, देख लो कैसे कैसे लिखना है। यानी आपकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है और आप अपने दोस्त को एक पत्र लिख रहे हैं जानकारी देने के लिए कि भाई विवाह की कैसी कैसी तैयारी यहाँ पर चल रही है, या दोस्त को बुलाने के लिए, अपनी सहेली को बुलाने के लिए, या जो भी तैयारी चल रही है विवाह की, उससे रिलेटेड आप उसको जानकारी देना चाहते हैं। तो ये पत्र आप एक बार पढ़ लीजिए, तुम्हारी सहेली या तुम्हारा दोस्त लिखना है, लास्ट में अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है जिसमें आप जनता को मतदान करने हेतु जागरूक करने के प्रति प्रेरित किया गया हो। तो ये उतना मेरे नज़रिए से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल चीज़ें पूछी जाती है 10वीं परीक्षा में, बहुत मुश्किल नहीं पूछी जाती। यहाँ पर आते हैं हम निबंध। तो पहला तो भाई मोबाइल क्रांति पढ़िए। मोबाइल क्रांति और इसके पहले जो संचार वाला गुजर चुका दूसरे सेट में, वो लगभग लगभग एक ही है, इंटरनेट वाला ही पूरा पोर्शन है। तो अगर आप किसी एक को प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक के आंसर को दूसरे में आप चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों ना परहेज करें हम प्लास्टिक से, ये भी आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, टाइटल अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, इसको मैं कह रहा था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, विकास के पथ पर छत्तीसगढ़। जैसे पिछले सेट 1 में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो उसको देख लीजिएगा और ये एक देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या तो ऑल टाइम जनरल टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो वो आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, टाइटल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेरोजगारी की समस्या भी आपको पढ़नी है यहाँ से, ठीक है। और साइंस या मोबाइल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी आपको नहीं छोड़ना है। बेरोजगारी की समस्या ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो इसमें टाइटल पढ़िए, एक एक बार पढ़ लीजिए। वैसे ही मैक्सिमम लोग बेरोजगारी रहते हैं, अपनी अपनी समस्याएं तो लिख ही सकते हैं, और आपको कुछ भी लिखेंगे आपको आंसर में नंबर मिलता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेट की तरफ। तो एक बार इनको जरूर प्रिपेयर करिए, जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं मार्क करवा रहा हूँ। चौथे सेट की तरफ आते हैं, आखिरी सेट है हमारा, देखिए चौथा सेट। अब इन जनरल हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम नीचे आते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जितने भी प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे उसको नहीं छोड़ना है, हर हाल में प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बाकी भी, यानी ये पेपर तो पढ़ना ही, ये पेपर ही है बोर्ड का, ऐसा समझ लीजिए। पूरे ऑब्जेक्टिव, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स, पूरे मैच, जोड़ी बनाओ, सब आपको पढ़ना है, ठीक है। गद्यांश पद्यांश जो भी है सब, आप सारी चीजें आप यहाँ से प्रिपेयर करिए। इसके क्वेश्चन आंसर कम से कम पढ़ के जाइए, क्योंकि ये फंसेंगे, इनके चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। तो इनको पढ़ के जाना है। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं बताइए, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं आपको पढ़ के जाना है, जो मैंने सेट 1 या सेट 2 में आपको बताया ना रचना, तो ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी रचनाएं पूछी जाती हैं और अक्सर स्टूडेंट इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, छायावाद की रचनाकार की रचनाओं को बताना है, तो रचना जितना भी आएगा वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, प्रगतिवाद की विशेषता लिखना है, ये पढ़िए। वैसे भी ये मॉडल पेपर में डाला गया है, प्रश्न बैंक में डाला गया है, इसके ऊपर जो प्रश्न था यहाँ पर देखिए रीतिकाल, इसको पढ़िए। यानी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगा, तो इनको नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, पढ़ के जाना ही है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं पत्र लेखन की तरफ, जिस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या हेतु संबंधित अधिकारी को शिकायत पत्र लिखिए। जानते हैं वैसे बिजली बहुत गोल रहती है, तो उसके लिए आपको जो बिजली वाले अधिकारी होते हैं, संबंधित अधिकारी, जैसे जेई हो गया, जेई जॉइंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, उनको लिख सकते हैं आप पत्र। तो अपनी समस्याएं बताइए, बिजली नहीं रहती आपके इलाके में, पढ़ाई में नुकसान होता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। एक बार आप पढ़ के देखिए, यानी ये वो पैटर्न है, पत्र वगैरह भी ऐसे रहते हैं कि आप अपने शब्दों में जो लिख देंगे आंसर मिलेगा, सिर्फ पैटर्न आपका सेम होना चाहिए। यानी यहाँ सेवा में लिखा होना चाहिए, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम अच्छे सुंदर तरीके से दिखना चाहिए, विषय आपको अच्छे से दिखाना चाहिए, और लास्ट में धन्यवाद लिखना नहीं भूलना है, और लास्ट में अपना नाम और यहाँ पर दिनांक और अपना पता इधर। तो ये पैटर्न आप पहचानिए, बीच में आप कोई भी कहानी बना सकते हैं, कहानी का कोई अंत नहीं है, वो आप कुछ भी लिख देंगे आपको चलेगा, ठीक है। तो ये बिजली वाला भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर साफ सफाई व्यवस्था ठीक ना होने की शिकायत करने के लिए, ये भी आप इस साल प्रिपेयर कर लीजिए, प्रश्न बैंक में डाला गया है भाई। तो कम से कम 5-6 पत्र तो आप पढ़ ही सकते हो ना, एक एक बार भी पढ़ोगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं निबंध की तरफ।
ठीक, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश तो भाई आपको पढ़ना ही है, अपठित गद्यांश, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न जो है आपसे बनाए जाएंगे, पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इक्का दुक्का शब्द अपठित गद्यांश के अंदर जो है इक्का दुक्का प्रश्न जो है वो व्याकरण के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछ लिया, वैश्विक शब्द की रचना किस मूल शब्द तथा प्रत्यय से के योग से हुई है, तो ये आपका ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन है, तो जरूर इसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, शीर्षक तो पूछते ही है। अब आते हैं हम निबंध के ऊपर, आखिरी सेट के निबंध के ऊपर अपन बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, अनुशासन और विद्यार्थी, योग का महत्व, तो ये प्रिपेयर कर लीजिए। पर्यावरण, प्रदूषण, कारण और निदान, एक ये प्रिपेयर कर लीजिए। ये 2 चीजें यहाँ से पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया। आप कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया कि कम से कम टाइटल आप रट के जाइए, अंदर आपकी जो मर्जी वो लिखिए, कहानी आपने बनाना है, राइटर कल आप होने वाले हैं, तो कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं रहेगी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन टाइटल जरूर अच्छा बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर के पास पूरा निबंध पढ़ने का समय नहीं रहता। ये मैं 101% बताता हूँ, क्योंकि मैं भी जाता हूँ कॉपी जांचने के लिए। तो कोई टीचर जो है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आपका पूरा पूरा आंसर नहीं पढ़ता, ना निबंध का ना पत्र का, कुछ नहीं। वो ये देखता है कि बच्चे ने फॉर्मेट सही बनाया है कि नहीं। टाइटल टीचर पढ़ता है कि हाँ ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये टाइटल है, और वो धड़ धड़ चेक करते जाता है, 8 में 8 आपको चिपकाते जाता है। समझ आई बात? तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबकी जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से जाएं, आप सबका प्रिपरेशन अच्छा रहे, और खुशी खुशी आप लौट के आएँ, खुशी खुशी मैसेज करें, बधाई दें, ताकि हम भी जब आपके रिजल्ट आए तो आपको बधाई दे सकें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से सभी विद्यार्थियों को। अब इसके अलावा भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो हमने लगभग 46 मिनट के अंदर अंदर चारों सेट कवर कर लिया है। वैसे तो डिटेल में हम नहीं गए हैं, डिटेल में जाते तो फिर बहुत समय लगता है, एक एक सेट में ही पूरा 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता। तो कोई बात नहीं, चलिए, तो इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने बैचमेट के साथ शेयर कीजिए। और अभी आप 10वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं में जब आप पहुंचेंगे, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जीनियस एकेडमी के ऐप पर, तो वहां पर भी इनरोल होकर के आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं, और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो 11वीं हल्के में नहीं लेना है भाई, सीरियस होकर के पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला पेपर जो आपका है इंग्लिश का आने वाला है, उसके लिए भी हम इसी तरह की एक वीडियो लाएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।